हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। आप देख रहे हैं बेटा वाईपी एजुकेशन ट्रिक। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। तो करते हैं हम शुरुआत। सब्जेक्ट आपका है, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आपका चल रहा है एनिमल हस्बेंड्री। बेटा आपका सब्जेक्ट क्या है? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री में मैं आपको करा रहा हूँ, देखिए आज इस वीडियो में जो भी मैं कराऊंगा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो आप वीडियो को बेटा शुरू से लेके लास्ट तक देखना, वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिए और वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अच्छे से अपनी तैयारी कर सके। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। देखो यहाँ से आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मुर्गी के बाह्य अंग कौन कौन से हैं बताइए। क्या पूछा जा सकता है बेटा? आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मुर्गी के बाह्य अंग आपसे पूछे जा सकते हैं या लिखवाए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, आपसे कहेगा कि एक मुर्गी का स्वच्छ चित्र बनाकर शरीर के निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। जैसे वो शरीर के निम्नलिखित भाग आप दर्शाने को कहेगा, अब उनमें से भाग वो दे सकता है, उसकी मर्जी है। वो क्या पूछ सकता है आपसे? वो पूछ सकता है कि आप ये बताओ इसमें कान कौन से होते हैं, तो आपको कान बताने पड़ेंगे। वो आपसे पूछ सकता है कि आंखें बताओ कहाँ पे होती हैं, आंखें पूछ सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि हंसिया बताओ कहाँ पे है, क्या पूछ सकता है? हंसिया, ये पूछ सकता है। इसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि भाई पदकंठ बताओ कहाँ पे होता है, पदकंठ कहाँ पे होता है। तो इस प्रकार से कम वो 5 या 6 पॉइंट पूछ सकता है। आपसे चित्र बनवाएगा और चित्र बनवाने के बाद 5 से 6 पॉइंट आपको दिखाने होंगे जो भी वो एग्जाम में आपसे पूछेगा। तो हम एक से लेके और जितने भी पॉइंट आपके दे रखे हैं, देखिए 20, 22, 23 यानी 28 तक, ये सारे 28 तक पॉइंटों की चर्चा करेंगे हम कि ये कौन सा अंग कहाँ पे है, कौन सा पार्ट कहाँ पे है। ठीक है। तो जैसे देखिए ये पहले नंबर पे आपको दे रखा है, ये वाला पार्ट ये दे रखा है पहले नंबर पे। तो ये कौन सा पार्ट है ये देखिए यहाँ पे। ठीक है। तो बेटा इसको लिखोगे आप चोंच। क्या लिखोगे? चोंच। ये चोंच है। ठीक। इसके बाद देखिए दूसरा पार्ट, ये जो है ये आपका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट आपका लिखा हुआ है कलंगी है। ठीक है। अब इसके बाद ये तीसरा पार्ट है। तीसरा क्या है? ये तीसरा अंग क्या है? ये है आपका कलंगी बिंदु। क्या बोलोगे आप इसे? इसे बोलोगे आप कलंगी बिंदु। ये वाला पार्ट ये है। ठीक। तो आपने अब तक 3 पार्ट पढ़ लिए। अब देखो यहाँ पे क्या है? चौथा वाला। चौथा जो ये पार्ट है ये आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट है कलंगी का फल। इसे लिखोगे आप कलंगी का फल। ये कलंगी का फल है। इसके बाद आपसे अगला पार्ट पूछेगा, देखिए 5वें नंबर पे आपसे पूछेगा, ये आपको चित्र बनाना होगा। जो भी इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा उसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा देर रात तक, उसकी आप टेंशन ना लें। ठीक है। जो भी आपका पीडीएफ है आपकी वो व्हाट्सएप ग्रुप में आपके सेंड कर दी जाएगी। देखो बेटा 5वें नंबर पे ये क्या है निशान? तो 5वें नंबर पे ये क्या है? यहाँ पे आप दर्शाओगे ये आँखें हैं। क्या है बेटा? आँखें। आप लिखते हुए चलिए। ठीक। इसके बाद में नंबर 6 दे रखा है। 6 नंबर पे यहाँ पे आपको दर्शाया जाएगा कान है ये। यहाँ पे पूछेगा क्या है तो आप बताना कान। 7 नंबर पे आपसे पूछेगा 7 नंबर पे क्या है? ये देखिए कान के साइड, कान के पास में, तो ये हो जाएगा आपका कर्णपाली। क्या हो जाएगा? कर्णपाली। ठीक है। मैं आपको मेन बता दे रहा हूँ जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछेगा। ठीक। या एक तरफ से चलिए, एक ही तरफ से बता दे रहा हूँ। 7 हो गए। अब 8, 9, 10 को लेते हैं। अब लेंगे पहले 8 नंबर।
8 नंबर पे देखिए लिखा हुआ है हैकल या ग्रैब पंख। ये ग्रैब पंख है, इसी को ही, इसका ही दूसरा नाम क्या है, हैकल। क्या पढ़ोगे इसे, इसका दूसरा नाम? देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका दूसरा नाम आप पढ़ोगे हैकल। हैकल ना पढ़ो तो या करके इसे बताना है ये ग्रैब पंख है। ठीक, अब बात करते हैं 9वें नंबर की। तो जो 9वें नंबर पे ये क्या है, ये इसे आप बोलोगे ग्रीवा हैकल। क्या बोलोगे इसे? ग्रीवा हैकल। ठीक, ये ग्रीवा हैकल है। इसके बाद देखिए 10वें नंबर पे आप इसे दर्शाओगे, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ब्लैक है ये। जो 10वें नंबर पे ये पार्ट है, ये आपका कहलाएगा पृष्ठ। क्या कहलाएगा? ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका पृष्ठ। ठीक है, इसके बाद 11वें नंबर पे समझिए आप। 11वें नंबर पे हसिया है। 11वें नंबर पे क्या है बेटा? ये हसिया है आपका 11वें नंबर पे। इसके बाद 12वें नंबर पे समझिए सिकल पिच है। 12वें नंबर पे ये है, इसे क्या बोलोगे आप? इसे बोलोगे आप सिकल पिच। इस प्रकार से सिकल पिच। ठीक, अब 13वें नंबर पे आओ। 13वें नंबर पे देखो क्या दे रखा है, उड़यन पिच। इसे बोलोगे आप उड़यन पिच, आप लिख सकते हो कॉपी में। इसके बाद 14वें नंबर पे बोलोगे कल्याण पिच, ये कल्याण पिच बोलोगे। 15वें नंबर पे देखो क्या है, ये वाला पार्ट जो है ये आपका है फिलप। क्या है? फिलप बोलोगे इसे। 16वें नंबर पे ये देखिए दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, प्रयाण पंख। इसके बाद 17वें नंबर पे देखिए पिंडली। पिंडली ये अस्थि है। 18वें नंबर पे पंदकट या नख। पंदकट या नख। इसके बाद थोड़ा सा जूम करते हैं और 19वां नंबर देखिए पैर वाला दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए ये जो 19वें नंबर पे है ना, ये दे रखा है, इसे बोलते हैं झिल्ली। क्या बोलते हैं? झिल्ली। इसी प्रकार ये देखिए 20वें नंबर पे जो दिखाया गया है आपके लिए, ये है उंगली का नाखून। जो उंगली है, ये वाली जो उंगली है, इसका क्या है, नाखून है, ये उंगली का नाखून। इसके बाद ये पैर की उंगलियां हैं। ये देखिए 21वां जो पार्ट आपको ये वाला पार्ट दिखाया गया है, ये पैर की क्या है, उंगलियां हैं। इसी प्रकार से 22वें नंबर पे देखिए और 23वें नंबर पे। चलिए आगे समझिए आप। देखो 22वें नंबर पे ये जो दिया है, ये दे रखा है मुख उड़यन पिच। 23वें नंबर पे समझिए आप। 23वें नंबर पे है, ये देखिए पीनियल पिच। ये यहाँ पे दिया है पीनियल पिच। इसी प्रकार से ये देखिए 24वें नंबर पे क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है बिंग बे। क्या है, इसे बोलोगे बिंग बे। इसके ऊपर का पार्ट है ये बिंग बार। फिर इसके ऊपर का पार्ट 26वां, इसे बोलोगे बिंग बो। 27वां देखिए दे रखा है, 27वां है आपका गल चर्म। 28वां पार्ट आपका आ गया, ये है चेहरा। ये क्या है, ये आपका चेहरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका चित्र बनाओगे मुर्गी का, और जो भी वो पॉइंट एग्जाम में पूछेगा 4-5 लिखवाएगा, वो आपको मुर्गी के पार्ट्स बताने पड़ेंगे कि वो पार्ट्स कहाँ पे है, जो भी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप मिस मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वीडियो को बेटा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, 2-3 बार आप देख लेना वीडियो को, तो 100% वीडियो में ही क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। देखो बेटा 12 एग्रीकल्चर है चल रही है, आपको पता है। YP एजुकेशन ट्रिक चैनल देख रहे हो, ये भी आपको पता है। और मोबाइल नंबर है देखिए हमारा दे रखा है 8650415957। सब्जेक्ट आपका पशुपालन। अब देखो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। ये क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। बेटा क्वेश्चन कह रहा है पशुओं की आयु ज्ञात करना।
कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझते हुए चलना। ठीक है, वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दिया करो और वीडियो को आप लाइक भी कर दिया करो। देखो, पशुओं की आयु ज्ञात करना, तो पशुओं की आयु कैसे ज्ञात करनी है इस बात को आज आपको समझाते हैं बेटा। ठीक है, देखो, पशुओं की आयु ज्ञात करने की निम्न विधियां हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि पशुओं की आयु ज्ञात करने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, जिनकी सहायता से पशुओं की आयु ज्ञात की जाती है या की जा सकती है। जाहिर सी बात है, पशुओं की आयु ज्ञात करने की भिन्न विधियां हैं या निम्न विधियां हैं, जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, पशुओं की आयु ज्ञात कर सकते हैं। अब समझिए, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे देखो किस किस बेस पे आप पशुओं की आयु ज्ञात कर सकते हो। देखो, पहला एग्जाम्पल में है पशुओं की बाह्य शरीर बनावट देखकर। आप पशुओं की बाहरी शरीर की बनावट को देखकर आप उनकी आयु का पता लगा सकते हो। इसके बाद देखो पशुओं के खुर देखकर, तो पशुओं के जो खुर हैं उसको भी देखकर आप पशुओं की आयु का अंदाजा लगा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है पशुओं के सींगों के छल्लों को गिनकर। जो पशु हैं, पशुओं के सींगों में क्या पड़ जाते हैं, छल्ले बन जाते हैं। उन छल्लों को गिनकर भी आप पता लगा सकते हो कि पशुओं की आयु क्या है। इसका डायग्राम मैं आपको आगे दिखाऊंगा। या अगला पॉइंट है पशुओं के दांत गिनकर। तो बेटा, पशुओं के दांतों को गिनकर भी आप आयु का ज्ञान लगा सकते हो, आयु ज्ञात कर सकते हो, आयु का अंदाजा लगा सकते हो। कुछ भी बोल दो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इनमें से जो मेन हैं उनको हम पढ़ते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट हेडिंग की यहाँ पे बात करें, तो बेटा आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है यहाँ पे वो है पशुओं के खुर देखकर। ठीक है, तो पशुओं के खुर को देखकर हम किसी पशु की आयु कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये बात आपको समझना है। समझो, देखो बेटा, कम आयु के पशुओं के खुर चिकने, चमकीले और छोटे होते हैं। अगर वो पशु, जिस पशु के खुर को देखकर आप आयु ज्ञात कर रहे हो, उस पशु की बात कर रहे हैं, अगर वो पशु कैसा है, वो पशु कम आयु का है। ठीक है, कम आयु का पशु होने के साथ साथ क्या होगा, उसके साथ उसके जो खुर होंगे वो कैसे होंगे बेटा, चिकने होंगे। चिकने होने के साथ साथ चमकीले भी होंगे और चमकीले होने के साथ साथ छोटे भी होंगे। तो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर कम आयु का पशु है तो उसके खुर कैसे होंगे, चिकने होंगे, चमकीले होंगे और छोटे होंगे। जैसे देखो आगे समझो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है यह खुरदरे और बड़े होते चले जाते हैं। पहले कैसे होते थे, कम आयु पे चिकने, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी पैर कैसे होते जाएंगे, पैर बेटा खुरदरे होते जाएंगे। ठीक है, और छोटे होते थे तो कैसे होते चले जाएंगे, बड़े होते चले जाएंगे। ठीक है, पशु के खुर की बात हो रही है, खुर कैसे होते चले जाएंगे, एज बढ़ने के साथ साथ पशुओं की खुरदरे और बड़े होते चले जाएंगे। आगे समझो, अगला जो पॉइंट है, एक ही स्थान पर बंधे पशुओं के खुर बढ़कर लंबे हो जाते हैं। मान लो कोई पशु है, जैसे गाय है, सपोज गाय है और गाय का स्थान फिक्स है, आप उसे एक ही निश्चित स्थान पर लगातार बांध रहे हो गाय के लिए और वहीं गाय रहती है, तो क्या होगा कि जो गाय है उसके जो गाय है उसके जो खुर है वो बढ़कर कैसे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। ठीक है, एक स्थान पर बंधे रहने की बात हो रही है, जो पशु एक स्थान पर बंधा रहेगा उसके पैर लंबे हो जाएंगे। लेकिन जो पशु रोजाना चरागाह में जाते हैं चारा चरने के लिए या फिर कृषि कार्य करते हैं, जैसे बैल हो गए, भैंस हो गए। ठीक है, भैंसा तो को जानते हो आप, ये वाला देखो ऐसे लिखा जाता है भैंसा। ठीक है, या फिर बैल जो कृषि कार्य बोझा ढोने के काम आते हैं या खेत में हल जोतने के काम आते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो कृषि कार्य करते हैं, उनके खुर बड़ी आयु में भी छोटे चिकने व चमकीले दिखाई देते हैं। ऐसी दशा में क्या होता है बेटा, देखो ऐसी दशा में पशु
की आयु का अनुमान लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि पशुओं के खुरों में घिसाव आदि ना हो, यानी जो पशुओं के खुर होते हैं, ठीक है, जो पैर हो, पशुओं का मान लो पैर है ये, और पैर में जो यहाँ पे जो खुर होता है ना पशुओं के पैर का खुर, इसका में अगर घिसाव कम है, ठीक है, घिसता कम है खुर, तब इस विधि से पशुओं की सही उम्र का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। ठीक है, ये इसमें लिखना था आपको, किसमें लिखना था, पशुओं के खुर को देखकर किसी भी पशु की आयु को ज्ञात करना। अब जो दूसरी विधि है वो दूसरी विधि आएगी सींग के छल्ले गिनकर, यानी दूसरी विधि क्या है, देखो सींग के छल्ले गिनकर। जैसे मान लो कोई पशु है, क्या है, कोई पशु है, अब किसी पशु का जो सींग है, सपोज दैट मैं चित्र आपको दिखाऊंगा, इसका जो सींग है उस पे सींग पे छल्ले पड़े बनते हैं। तो जो छल्ले बनेंगे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जो छल्ले बनेंगे उन छल्लों को गिनकर भी आप पता लगा सकते हैं पशु की आयु क्या है। कैसे पता लगा सकते हैं, तो थ्योरी समझो इसकी। देखो, पशुओं की आयु का अनुमान हम पशुओं के सींगों के ऊपर की धारियों या छल्लों को गिनकर भी करते हैं। चाहे तो आप छल्ले बोलो, चाहे तो वो धारी बोलो। देखो ये वाले जो आपके बन जाते हैं सींग के ऊपर इस प्रकार से, चाहे इन्हें आप छल्ले बोलो या धारी बोलो, ये बन जाते हैं। ठीक, आगे समझो। सींग के छल्लों द्वारा आयु का अनुमान सही सूचक नहीं है। आपने क्या बात समझी, यानी जो सींग के जो छल्ले हैं, तो सींग की छल्लों के अगर माध्यम से आप किसी पशु का आयु का अनुमान लगा रहे हो तो बेटा यह अनुमान सही नहीं है, सही सूचक नहीं है। क्यों नहीं है, आगे समझो। इसलिए नहीं है क्योंकि यह पशु की प्रजनन क्षमता या विशिष्टता को दर्शाता है। गाय या भैंस के ब्याने के कुछ समय पहले तथा कुछ समय बाद तक सींग मोटाई में बढ़ता है। गाय या भैंस के ब्याने के कुछ समय पहले या कुछ समय बाद तक सींग कायम बढ़ता है, मोटाई में बढ़ता है, जबकि अन्य समय में लंबाई में बढ़ता है। अतः सींग पर एक छल्ला की प्रकार की रचना बन जाती है। जो सींग है उस पर एक छल्ले के प्रकार की क्या बन जाती है, संरचना बन जाती है, या रचना बन जाती है, या फिर लाइन बन जाती है। इस प्रकार से आप बोल सकते हो। आगे समझो। देखो, ब्यात के समय पहला छल्ला दृष्टिगोचर होता है। तत्पश्चात यदि पशु प्रतिवर्ष ब्याता रहे तो प्रतिवर्ष एक छल्ला बनता रहेगा। तो प्रतिवर्ष क्या बनता रहेगा, हर वर्ष एक छल्ला बनता रहेगा। तभी छल्ले की संख्या द्वारा उसकी आयु ज्ञात की जा सकती है। सपोज दैट भैंस के सींग पर बने छल्ले, जैसे मान लो ये सींग है बेटा, ये भैंस का है। तो ये जो इस प्रकार से ये आप देख रहे हो ना, ये रेखा खींची हुई, ये छल्ले हैं। इससे गिनकर आप सींग का पर जो छल्ले बनते हैं उसको गिनकर किसी भी पशु का की आयु को आप अंदाजा लगा सकते हो। अगले पॉइंट, अगली हेडिंग, आगे समझो, थोड़ा सा और समझो इस हेडिंग के बारे में। वही हेडिंग आपकी चल रही है। तो देखो, कभी कभी क्या होगा, कभी कभी पशुओं को बेचने से पहले उनके सींगों पर से छल्लों को रेते से रगड़कर उनकी संख्या कम कर देते हैं। जैसे मान लो आपके पास गाय है, ठीक, अब गाय है तो गाय के सींग पे कुछ इस तरह के छल्ले हैं, ठीक है, ज़्यादा छल्ले हैं। अब आपको लग रहा है कि हम गाय मार्केट में बेचने जा रहे हैं, तो बेचने जा रहे हैं, आपकी गाय सही दामों में बिक नहीं रही है। क्यों नहीं बिक रही है, क्योंकि आपकी इस छल्लों से अंदाज़ा लगा रहा है कि गाय आपकी अब बूढ़ी हो चुकी है। कैसी हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। फिर आप क्या करोगे, देखो अभी कितने छल्ले हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 छल्ले हैं। फिर आपको क्या करना है, एक रेती आती है इस टाइप की, देखो बेटा मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस टाइप की एक रेती आती है, इधर दांत होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे धार टाइप की होती है इधर। इस रेती से जब इसके ऊपर रगड़ोगे, इनके ऊपर रगड़ोगे, मान लो 3 छल्लों के ऊपर तुमने रगड़ दिया सींग से, तो यहाँ से 3 छल्ले गायब हो गए, तो ये 4 छल्ले बचे। इससे क्या होगा कि
जो छल्ले बन रहे हैं इसको मिटाकर इनकी संख्या कम की जा सकती है। फिर कम की जा सकती है जब मार्केट में आपकी कोई भी गाय खरीदेगा, ठीक है, तो वो आयु को आंक नहीं पाएगा। बस ये कहने का मतलब था। आगे समझिए। तो आपने समझा कि जिससे पशु की आयु कम आंकी जाए और मूल अधिक प्राप्त हो सके, ऐसी दशा में सींग के छल्लों को गिनकर पशु की आयु का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो पशु की आयु ज्ञात करने के लिए हमने दो विधियों को समझ लिया। अब जो हमारी तीसरी विधि आएगी वो बेटा आएगी दांत देखकर, यानी किसी भी पशु के दांतों को देखकर भी हम उसकी आयु का अंदाजा लगा सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, उसको समझिए आप। देखो बेटा, यहाँ पे है हमारी हेडिंग दांत देखकर। समझो, देखो पशु जो होते हैं उनकी आयु का अनुमान करने की सभी विधियों में से दांत देखकर आयु का अनुमान अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय और ठीक रहता है। क्योंकि देखो ज़्यादातर पशु क्या होते हैं, जब भी आप पशु को लेने जाएंगे, जैसे बैल है, भैंस है, या फिर और भी कोई पशु है, गाय है, भैंस है, कोई भी पशु है, तो जल्दी से आप क्या देखते हो कि पशुओं के दांत देखते हो। ज़्यादातर पशुओं के दांत देखते हो, दांत देखकर उसकी आयु का पता लगा लेते हो आप। ये ज़्यादा चलन में आती है, ये जो विधि है ये ज़्यादा चलन में आती है, दांत को देखकर पशुओं की आयु का अंदाजा लगाना। जैसे पशु को मेले से आप खरीदोगे, बाजार, पैठ या फिर देहात में लोग पशु के दांत देखकर ही उनकी आयु का अनुमान लगाते हैं। क्योंकि दांतों को देखकर पशु का अनुमान लगाना ये विधि है, ये हर जगह प्रचलित है और ज़्यादा फेमस विधि है। ये काफ़ी विश्वसनीय भी होती है और ठीक भी होती है। दांतों द्वारा पशु की आयु ज्ञात करने के लिए दांतों का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। तो ये तो हो गई विधियाँ कैसे आयु का पता लगाएं। आगे थोड़ा सा इसको समझिए आप। ठीक है, आपसे अलग से क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताओ जुगाली करने वाले पशुओं का दंत सूत्र क्या होता है। ठीक, तो देखो थोड़ा सा मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। देखो स्थायी दांत और अस्थायी दांत, तो जो पहले नंबर पे है स्थायी दांत, उसको हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको पढ़ो क्या लिखा है। देखो ऊपरी जबड़े का दायां और बायां भाग, देखो जो मुख होगा ना, सपोज दैट ये मुख है, ठीक है, ये क्या है, मुख है, और यहाँ पे देखो ये दांत है और ये भी दांत है आपके। ठीक है, तो नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो जबड़ा होता है ना मुख का, और एक होता है ऊपरी जबड़ा। ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्योंकि अब इसमें दिशा भी होती है, यानी दायां और बायां। ठीक है, ये वाला जो आपका है ये दायां है भाग है, और ये वाला जो है बायां है। जैसे आप अपने मुख की तुलना कीजिए। ठीक है, मुख की तुलना कीजिए, जबड़ा होगा वो निचला भाग, और ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाले भाग में दायां भाग और बायां भाग। इसी प्रकार नीचे वाले जो जबड़ा होगा नीचे साइड का, उसमें भी दायां भाग और बायां भाग। ठीक है, तो जब भी ऊपर वाली जबड़े की बात होगी तो भी दायां बायां, नीचे की बात होगी तो भी दायां और बायां। ठीक, ये बात आप समझ गए। अब बात करते हैं आगे। जैसे मान लो कितने प्रकार के दांत होते हैं, देखो इसमें होते हैं कृंतक दांत और कील दंत, अग्रदाढ़ और मुखदाढ़। ठीक, अब इसे लगाते हैं सूत्र में। बेटा समझो, तो आपने क्या समझा, आपने बेटा ये समझा पहले कृंतक दांत होते हैं, प्लस इसमें कील दंत भी होते हैं, अग्रदाढ़ होती है और मुखदाढ़ भी होती है। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझना, तब आप समझ पाओगे कि कुल संख्या यानी कि 20 कैसे होती है। देखो यहाँ पे लिखा है कृंतक दांत, क्या लिखा है बेटा, कृंतक दांत। अब अगर हम कृंतक दांत की बात करें, अगर हम कृंतक दांत की ऊपरी जबड़े की बात करें, कौन से की, ऊपरी जबड़े की, तो दायां और बायां भाग में कोई भी कृंतक दांत होता नहीं है, इनकी संख्या 0 है। क्या है, 0 है।
अगर हम निचले वाले जबड़े की बात करें कृंतक दांत की दाएं और बाएं की, तो 4 + 4 दांत हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं कील दांत की। अगर हम कील दंत की बात करें, ऊपरी जबड़े की बात करें और दाएं और बाएं भाग की बात करें, तो इनकी संख्या क्या है? 0 है। अगर हम कील दंत के ही निचले वाले जबड़े की बात करें, दायां भाग और बायां भाग, तो उसकी भी संख्या क्या है? 0 है। ठीक, अगली समझिए आगे बेटा। अब देखो अगला जो है वो है अग्रदाढ़। अगर हम यहाँ पे अग्रदाढ़ की बात करें और ऊपरी जबड़े की बात करें, तो जो ऊपरी जबड़ा है वो दायां भाग और बायां भाग, देखो 3-3 है। अग्रदाढ़ दाएं भाग में भी 3 है और बाएं भाग में भी 3 है। इसी प्रकार से अगर हम निचले वाले जबड़े की बात करें, तो निचले वाले जबड़े में भी अग्रदाढ़ जो है वो 3 दाएं और 3 बाएं। इसी प्रकार से जो मुख्य दाढ़ है, वो मुख्य दाढ़ की संख्या कितनी है? ऊपरी जबड़े पे 0 और निचले वाले जबड़े पे भी 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल जोड़ लो आप। टोटल दांतों की संख्या आपको जोड़नी है। देखो 4 + 4 कितने हुए? 8। 8 और 6 कितने हुए? 14। 14 6 कितने हुए? 20। कुल संख्या कितनी हो गई आपकी? 20 हो गई। ठीक है, ये थे आपके अस्थायी दांत। अब देखो स्थायी दांत, किसकी बात हो रही है? जुगाली करने वाले पशुओं की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसी प्रकार से स्थायी दांत होते हैं, वो होते हैं 32। कैसे होते हैं ये देखिए, मैंने आपको सूत्र दे दिया है। जैसे ऊपर समझाया था वैसे ही यहाँ पे ये चीज़ लागू हो जाएगी। ठीक है बेटा, आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बेटे, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाइए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पशुओं में शीघ्रोधन। मोस्ट लगाइए इस क्वेश्चन पे बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पशुओं में शीघ्रोधन समझो। देखो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। आप देख रहे हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। समझो, प्रत्येक किस्म के पशुओं को सींगहीन, यानी सींगहीन का मतलब है सींग रहित, करने की विधि को शीघ्रोधन कहते हैं। अब आगे समझोगे शीघ्रोधन के लाभ। तो शीघ्रोधन के लाभ क्या हैं, पहले इस बात को समझो। देखो, पहला पॉइंट, पशु आपस में लड़ाई करने या मारने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि अधिक मुड़े हुए सींग उलझ सकते हैं। इसलिए उन पशुओं को क्या कर दिया जाता है? सींग रहित कर दिया जाता है, ताकि वो लड़ाई ना कर पाएं और जब लड़ाई करें तो वो मारने में क्या हों? असमर्थ हों। बात समझ गए। सेकंड पॉइंट, बहुत से पशुओं को एक साथ रखा जा सकता है। अगर उनके सींग नहीं होंगे, जब वो आपस में नहीं लड़ेंगे, तो एक साथ कई पशुओं को रखा जा सकता है। एक तो ये लाभ है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि पशु का स्वभाव सहनशील हो जाएगा। सहनशील, जब वो आपस में रहेंगे, एक साथ बहुत सारे पशु इकट्ठे रहेंगे, उनमें सींग ही नहीं रहेगा, तो वो आपस में लड़ नहीं पाएंगे। जब लड़ नहीं पाएंगे तो किसी भी पशु का कोई भी नुकसान नहीं होगा और वो आपस में रहने के लिए परस्पर क्या होंगे? तत्पर रहेंगे। तत्पर तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके साथ उनका जो स्वभाव होगा वो बहुत सहनशील हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो अगर इनके सींग होते तो जब एक पशु दूसरे पशु को अपने सींगों के से मारता, तो दूसरा पशु भी उस पहले वाले पशु को सींगों से मारता। तो एक दूसरे में जो सहनशीलता नाम की जो चीज़ होती वो नहीं होती। लेकिन यहाँ पे सहनशीलता पशुओं के स्वभाव में देखने को मिलेगी, सींग ना होने के कारण। अगला पॉइंट समझो। देखो बेटा, वीडियो को लाइक करके जाइए। आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ये देखो पॉइंट समझो आप। पशुओं के पास जाते समय भय नहीं लगता। जैसे मान लो कोई भी पशु है और जब पशुओं के उनके सींग नहीं होंगे, तो हमें और आपको पशुओं के पास जाने में कोई भी डर नहीं लगेगा, यानी कोई भी भय नहीं होगा, ये हम कह सकते हैं। अगला पॉइंट, सींग रोगों से छुटकारा मिल जाता है। मतलब सींग क्या है? सींग क्या है? रोगों से छुटकारा मिल जाता है। यानी सींग नहीं होंगे तो जो विभिन्न प्रकार के सींगों के माध्यम से रोग हो जाते हैं,
उन रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। अगला पॉइंट, पशुओं की आपसी लड़ाई में तथा एक दूसरे से भिड़ जाने पर शारीरिक चोट आने का डर नहीं रहता। बिल्कुल सही बात है। जब बेटा आपको पता है कि पशुओं में सींग ही नहीं होंगे, सींग रहित कर दिया जाएगा, तो भाई जब पशु आपस में लड़ भी जाएंगे तो भी एक दूसरे से लड़ने पर कोई भी पशुओं के अंदर शारीरिक चोट आने का कोई भी डर नहीं रहेगा। अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कमजोर, शक्तिवान, छोटे तथा बड़े पशु एक साथ रखे जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, काफ़ी सुंदर सा पॉइंट है। समझो बेटा, देखो कोई आपसे ये कहना चाह रहा है, अगर पशुओं के कोई भी सींग पशुओं में नहीं होगा, ठीक है, सींग रहित आप पशुओं को कर दोगे, तो कमजोर से कमजोर पशु, शक्तिमान यानी ज़्यादा ताकतवर से ताकतवर पशु, छोटे से छोटा पशु और बड़े से बड़ा पशु, यानी एक साथ सभी पशुओं को आपस में आप रख सकते हो, ये कह रहा है ये पॉइंट। अगला पॉइंट समझो, सींग से छुटकारा मिल जाता है अतः पशु की सुंदरता बढ़ती है। सींग रहित करने पे क्या हो जाता है, सींग से तो छुटकारा मिल ही जाता है, उसके साथ साथ पशुओं की जो सुंदरता है, पशुओं की सुंदरता भी काफ़ी बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है बेटा आपका, सींग कैंसर का खतरा कम रहता है। सींग कैंसर का भी खतरा कम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है 10वां पॉइंट बेटा, प्रति पशु स्थान का कम आकार प्रयोग होता है। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा समझो। देखो प्रति पशु का मतलब है एक पशु, दो पशु, तीन पशु, यानी प्रति पशु, एक प्रति पशु, ठीक है, प्रत्येक पशु, प्रति पशु का कम आकार प्रयोग होता है, ये कह रहा है। अब देखो यहाँ पे बेटा जो अगली हेडिंग आएगी हमारी ना, अगली हेडिंग हम प्यार से समझेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है और इस बार भी एग्जाम में इसके आने के पूरे चांसेस बन चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब अगला यहाँ से शुरू होता है, सींग रोधन की विधियाँ, यानी कौन कौन सी सींग रोधन की विधियाँ हैं। तो एक एक विधि को हम समझेंगे। देखो पशुओं के सींग रोधन की निम्नलिखित विधियाँ हैं या निम्नलिखित विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। उनमें से एक विधि है यांत्रिक सींग रोधन, यानी मैकेनिकल वाली, ठीक है। तो देखो इसको समझिए आप, यह दो प्रकार से किया जाता है, यानी जो यांत्रिक सींग रोधन है ये दो प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट है मशीन द्वारा सींग रोधन। तो मशीन द्वारा सींग रोधन कैसे किया जाता है इसको समझो। देखो यहाँ पे लिखा है, इस विधि से वयस्क पशुओं के सींग को जड़ से डीहोनर्स द्वारा उखाड़कर, ये देखो यंत्र है, ठीक है, डीहोनर्स द्वारा उखाड़कर अथवा जलाकर सींग रोधन किया जाता है। इस विधि या यह विधि पशुओं के लिए अत्यंत कष्टदायक होती है। क्यों कष्टदायक होती है? क्योंकि सींग उखड़ने के पश्चात सींग की जड़ से खून निकलता है, जिससे छूत की बीमारी होने का भय रहता है। परंतु आजकल आधुनिक उपकरण इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर का प्रयोग किया जाने लगा है। इस उपकरण की लोहे की छड़ को विद्युत से 380 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके पशु के सींग की निचली सतह पर रखकर बार बार हटाते रहते हैं। आगे समझो, हटाते रहते हैं। इस प्रकार सींग के चारों तरफ को जीवित कोशिकाओं को जलाकर मृत कर दिया जाता है। इस प्रकार की सींग की बढ़वार बंद हो जाती है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, सींग की बढ़वार बंद हो जाती है और कुछ समय के पश्चात सींग क्या है, सूख कर स्वयं गिर जाते हैं। तो एक तो विधि ये हो गई। इसकी दूसरी विधि समझो बेटा। दूसरी विधि है, देखिए आपकी डीहॉर्निंग आरी। डीहॉर्निंग आरी या सींग काटने वाली आरी से सींग काटना। तो इसको बेटा समझते हैं थोड़ा सा। देखो, जब पशु की आयु 2 वर्ष की हो जाती है, पशु की आयु कितनी, पशु की आयु 2 वर्ष की हो जाती है और सींग पूरी तरह निकल आते हैं,
तब सींग काटने वाली आरी से सींग को जड़ से मिलाकर काट देते हैं। इस कार्य के लिए शरद ऋतु सबसे अच्छी रहती है। अगर आपको इस तरह से सींग कटवाने वाली आरी से पशुओं को सींग को जड़ से कटवाना हो तो आप शरद ऋतु में ये काम करिए। ठीक है। बाद में घाव की पट्टी कर दी जाती है। जो भी घाव होता है उसकी बाद में क्या कर दी जाती है, पट्टी कर दी जाती है। यह विधि भी पशुओं के लिए अत्यंत कष्टदायक है। काफ़ी इस विधि से भी पशुओं को काफ़ी कष्ट होता है, अतः कम प्रयोग में लाई जाती हैं। ये जो विधि है वह कम प्रयोग में लाई जाती है। कभी कभी पशुओं के पूर्ण रूप से बड़े हुए सींगों को काटने की आवश्यकता पड़ जाती है। इस दशा में सींगों को काटने के लिए भी सींग काटने की आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें सींगों को काटने में पशु को काफ़ी कष्ट होता है। आगे समझो, काफ़ी कष्ट होता है। इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब पशु के सींगों में कोई विशेष प्रकार की बीमारी हो जाती है या सींग बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ये वाली हेडिंग आपने पढ़ ली। देखिए ये हेडिंग क्या थी, यांत्रिक सींग रोधन। तो यांत्रिक सींग रोधन दो प्रकार से, फर्स्ट थी मशीन द्वारा सींग रोधन और सेकेंड था आपका सींग काटने वाली आरी से सींग को काटना। इसी प्रकार बी नंबर पे है रासायनिक सींग रोधन। तो जो रासायनिक सींग रोधन है ये भी बेटा दो प्रकार का है। ये काफ़ी एग्जाम में चर्चा में रहता है ये वाला पॉइंट। ठीक है, कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा सींग रोधन। ठीक है, तो यहाँ जो रासायनिक सींग रोधन है आपका ये भी दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन से प्रकार का, फर्स्ट है आपका कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा सींग रोधन। इसको पहले आप समझिए, इसको बेटा अपने लोग समझने की कोशिश करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये वाली है देखिए, फिर नेक्स्ट आएगी, कई है अभी एक एक करके समझिए आप। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, कोई टेंशन नहीं है, आपको तो पढ़ने से मतलब है। आप हेडफोन लगाइए, मोबाइल खोलिए और आराम से घर पे पढ़िए। समझो, कास्टिक पोटास की छड़ द्वारा सींग रोधन। तो सींग रोधन की यह एक उत्तम विधि है। यह विधि पशु के जन्म से 15 दिन के अंदर ही प्रयोग की जाती है। इस विधि में सींग निकलने के स्थानों के चारों तरफ से के बालों को कैंची से काटकर साफ करके सींग की गांठ को धीरे धीरे इतना खुरेसते हैं कि ऊपर से खून की लालिमा चमकने लगे। जब खून की लालिमा चमकने लगेगी फिर क्या होगा, देखो इसके पश्चात कास्टिक पोटास की छड़ को कास्टिक पोटास होल्डर से पकड़कर छड़ के अगले सिरे को सींग निकलने वाले खुरचे हुए स्थान पर तब तक रगड़ते रहते हैं कि जब तक खून ना निकले, तब तक रगड़ते रहते हैं। सींग के आसपास की खाल ना जले इसलिए सींग निकलने के स्थान के चारों तरफ ग्रीस लगा देते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, 2-3 बार वीडियो देखना, पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए इस प्रकार सींग बनाने वाली कोशिकाएं जलकर क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और फिर सींग नहीं निकलते। पूर्ण रूप से सींग रोधन के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब थोड़ी सी बेटा इस विधि के माध्यम से कुछ सावधानियां भी हैं, वो सावधानियां आपको बरतनी होंगी। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि कौन कौन सी सावधानियां हैं जो इस विधि में हम अपनाएंगे। तो समझो, देखो बेटा यहाँ पे है फर्स्ट सावधानी, कास्टिक पोटास की छड़ को सावधानी से पकड़ना चाहिए, अन्यथा हाथ जल सकता है। क्यों जल सकता है, क्योंकि जो कास्टिक पोटास की छड़ है वो गर्म होगी। ठीक है, इसके ऊपरी सिरे पर कपड़ा या कागज प्लेट लेना चाहिए। कहने का मतलब है चाहे तो आप कागज लपेट लो या फिर उसके ऊपरी सिरे पर कपड़ा आप लपेट सकते हो, जिससे पकड़ने में आपको आसानी हो, आपका हाथ ना जले। सेकेंड, कास्टिक पोटास की छड़ को अधिक नहीं रगड़ना चाहिए, अन्यथा घाव भी हो सकता है। यह भी बात आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखनी होगी। अगला पॉइंट है कास्टिक पोटास लगाने के पश्चात
पशु के सिर को भीगने नहीं देना चाहिए। अगर आप कास्टिक पोटाश लगा रहे हो तो उसके पश्चात पशु के सिर को भीगना नहीं है, पानी नहीं डालना उसके सिर पर। अगला पॉइंट, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पशु उस स्थान को ना चाटने पाए। पशु उस स्थान को नहीं चाटना पाए जहां पर कि पोटाश लगाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सींग निकलने के चारों ओर ग्रीस व बोरिक एसिड पाउडर अवश्य लगा लेना चाहिए, अन्यथा आंखों को हानि भी हो सकती है। अगला समझिए आप, अगली जो आपकी विधि है वो रासायनिक डीहॉर्नर द्वारा सींग रोधन। तो ये क्या है, देखो सींग रोधन की यह एक रासायनिक विधि है। इस विधि में कुछ रासायनिक पदार्थों के मिश्रण से डीहॉर्नर तैयार किया जाता है, जिसका नवजात शिशु के सींग निकलने वाले स्थान पर लेप कर दिया जाता है, जिससे कि सींग नहीं निकलते हैं। पोल डीहॉर्नर इसका एक मुख्य उदाहरण है। इस विधि से सींग रोधन में पशु को कोई कष्ट नहीं होता और सींग पूर्णतः क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इसके पश्चात नहीं निकलते, इसलिए यह एक उत्तम विधि है। ठीक, आगे समझिए नेक्स्ट हेडिंग। अगली आपकी हेडिंग है वो है विद्युतीय सींग रोधन। तो ये कौन सी विधि है, इसको भी आप समझते हैं अपने लोग, समझो। देखो 3 सप्ताह की उम्र के बच्चे के, अब यहाँ पे 3 सप्ताह की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ। 3 सप्ताह की उम्र के बच्चे के सींग की गांठ के पास के बाल काटकर साफ कर देते हैं। विद्युतीय सींग रोधक को विद्युत द्वारा लाल होने तक गर्म करके सींग की गांठ पर 8 से 10 सेकंड के लिए स्पर्श कराते हैं। जब सींग की गांठ के स्थान पर सुनहरी रंग दिखाई दे जाए तब बच्चे को छोड़ दिया जाता है। तब बच्चे को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। भारत में इस विधि का प्रयोग कम हो रहा है। बछड़ों के लिए यह बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें रक्त नहीं बहता। ठीक है, मैंने आपको बताया इसकी PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो आप समझिए, वीडियो काफ़ी लंबी नहीं है, थोड़ा सा और वीडियो बचा है। ठीक है, हम अच्छे से समझते हैं। वीडियो को लाइक नहीं करा तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखो, समझो अगला पॉइंट बेटा। अगला पॉइंट है आपका रबर के छल्लों द्वारा सींग रोधन। तो रबर के छल्लों के द्वारा सींग रोधन किस प्रकार से किया जाएगा वो भी आप समझिए। इस विधि में बहुत सख्त छोटे व मोटे रबर के छल्लों को, चलिए यहाँ पे समझो आप। इस विधि में बहुत सख्त छोटे व मोटे रबर के छल्लों को एक विशेष यंत्र, ठीक है, इलस्ट्रेटर, देखो ये लिखा है आपका इलस्ट्रेटर, द्वारा चौड़ा करके सींग की जड़ों पर पहना देते हैं। सींग की जड़ पर, यानी बिल्कुल नीचे की साइड पर, जड़ पर, उसके जहाँ से निकलते हैं सींग वहाँ पे, जिससे ये छल्ले सींग को रक्त, भोजन और ऑक्सीजन आदि ना मिलने देते हैं। जब ये नहीं मिलेगा, ना तो भोजन मिलेगा, ना रक्त मिलेगा, ना ऑक्सीजन मिलेगा, फिर क्या होगा? देखो, इसके फलस्वरूप सींग कुछ समय बाद सूख जाते हैं। यह एक सरल विधि है। इसमें सींग रोधन करते समय रक्त नहीं निकलता, परंतु इस विधि में मूल्यवान यंत्रों की आवश्यकता होती है और समय में भी अधिक लगता है, यानी समय काफ़ी लग जाता है। और इस विधि में जो यंत्र होते हैं वो काफ़ी मूल्यवान होते हैं, उनकी मतलब काफ़ी पैसा उस पर खर्च करना पड़ता है। अगली हेडिंग देखो, अगली हेडिंग है प्रजनन के द्वारा। समझो, देखो इस विधि में सींग विहीन नर का सींगों वाली मादा से क्रॉस कराते हैं। इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से आप समझने की कोशिश करो। प्रजनन के द्वारा, तो इस विधि में आपने समझा कि सींग विहीन, यानी सींग विहीन नर, जिसके सींग ना हो, ठीक है, वो नर का सींगों वाली मादा से क्रॉस कराते हैं।
इसके प्रजनन के बाद जो संतान पैदा होती है वह सींग रहित होती है। यह अधिक समय लेने वाली विधि है और भारत में इसका प्रयोग बड़ी बड़ी डेयरी फार्मों तक ही सीमित है। विदेशों में इसका प्रचलन बहुत अधिक है। तो ये तो हो गई आपकी सींग रोधन वाला जो टॉपिक था, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब बेटा एक क्वेश्चन और है, इसको भी थोड़े से अच्छे से समझिए, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई लेकिन कोई बात नहीं है, आप अच्छे से क्वेश्चन को समझते हुए चलना। देखो ये आपसे ये कह रहा है कि जो दुधारू पशु हैं, दुधारू पशुओं के लिए दलहनी हरे चारे का क्या महत्व है। ठीक, दुधारू का मतलब है दूध देने वाले पशु, और वो जो दूध देने वाले पशु हैं उनको अगर आप दलहनी यानी हरे चारा दोगे, हरा चारा उन पशुओं को खिलाओगे तो उसका महत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो चलिए समझिए। देखो भारत में पशुओं को बरसीम क्या है, ये आपका दलहनी यानी हरा चारा है। रिचका, मटर, लोबिया, ग्वार, मेथी, सोयाबीन, ये सभी क्या है, ये सब के सब हरा चारा है। देखो ये दलहनी हरे चारे आहार में खिलाए जाते हैं। सिंचित क्षेत्रों में, जहाँ पर सिंचित क्षेत्र का मतलब है जहाँ पे सिंचाई की जाती है, सिंचित क्षेत्रों में इन्हें अधिक उगाया जाता है। किससे उगाया जाता है, इन्हीं फसलों को, जैसे वो बरसीम, रिचका, मटर, लोबिया, ग्वार, मेथी, सोयाबीन। ठीक, आगे समझिए। इन चारों में क्या होता है, इस ये जो चारा है इसमें क्या क्या चीज़ होती है उसके बारे में बताया गया है। इसमें प्रोटीन, कैरोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस तथा खनिज, अन्य खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। देखो काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो को लाइक करिए। जितने बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे समझो। इसलिए चारे सर्वोत्तम समझे जाते हैं। जो हरा चारा है इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, यानी सर्वोत्तम समझा जाता है। यह जो चारा होता है ये कैसा होता है, स्वादिष्ट एवं जो पौष्टिकता होती है उससे भरपूर होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, स्वादिष्ट भी होता है और पौष्टिकता वाला भी होता है। पशु अधिक संतुलित आहार तैयार करते समय, पशुओं हेतु संतुलित आहार तैयार करते समय दाने के मिश्रण की कुछ मात्रा घटाकर पोषक तत्वों को इस प्रकार के चारों से पूरा किया जा सकता है। इससे दाने पर होने वाला व्यय कम हो जाता है। जैसे आपके पास हरा चारा है तो हरे चारे के साथ साथ जो भी दाना पशुओं को खिलाया जाता है उसकी मात्रा को आप कम कर सकते हैं। जब उसकी मात्रा को आप कम कर दोगे तो जो आप पैसे देकर जो आपका दाना लेके आ रहे थे ना, पैसा खर्च हो रहा था, ठीक है, किसको खरीदते समय, इस दाने को खरीदते समय, तो उसकी मात्रा कम कर दीजिए उसके, जिससे कि आपका पैसा भी बच जाएगा और जो हरा चारा है इसे आप ज़्यादा खिलाइए। ठीक है, हरा चारा। आगे समझो। अगला पॉइंट है, फलीदार हरे चारों को बोते समय बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने पर उत्पादन में 10 से 15% वृद्धि हो जाती है। दलहनी हरे चारे में बरसीम एक महत्वपूर्ण हरा चारा है। बरसीम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हरा चारा है। ठीक है, 10 से 15 किलोग्राम बरसीम के हरे चारे के साथ भूसा खिलाने पर पशु की जीवन निर्वाह आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। ये अकेले ही मुक्त रूप से खिलाने पर वृद्धि तथा दुग्ध उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरी कर देता है। मैदानी क्षेत्रों में इसका चारा दिसंबर से मई तक उपलब्ध रहता है। बेटा आगे समझो। अभी हरे चारे की चर्चा चल रही है, बाद में हम समझेंगे हरे चारे का महत्व क्या है। तो पहले हरे चारे के बारे में तो समझो। देखो, लोबिया और ग्वार की दलहनी हरे चारों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सिंचाई के साधन उपलब्ध होने पर लोबिया की फसल मार्च अप्रैल में बोई जा सकती है। सिंचाई के साधन उपलब्ध होने के कारण, अगर उपलब्ध नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी खड़ी। और इसमें मई जून में हरा चारा उपलब्ध हो जाता है। इसी प्रकार ग्वार की फसल होने पर जुलाई के महीने में बोई जाती है। ग्वार इस देखो कह रहा है, इसी प्रकार ग्वार की फसल वर्षा होने पर
जुलाई के महीने में बोई जाती है। इससे सितंबर अक्टूबर में हरा चारा उपलब्ध हो जाता है। यह दोनों हरे चारे भी पशुओं के लिए पौष्टिक होते हैं। इनमें प्रोटीन की अधिकता रहती है। तो ये तो था हरा चारा। ठीक, अब इसका महत्व क्या है वो समझो। अभी तक हमने हरे चारे की बात की थी, अब हम समझेंगे इसका महत्व। तो बेटा समझो, देखो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। जितने भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बेटा सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने मेरे प्यारे बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक करिए जल्दी से। चलिए आगे समझिए। देखो दलहनी हरे चारे का महत्व। तो फर्स्ट पॉइंट, इन चारों में प्रोटीन, कैरोटीन, कैल्शियम तथा फास्फोरस एवं अन्य लवण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जो कि दुधारू पशुओं के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, अगला पॉइंट, यह चारे स्वादिष्ट एवं पौष्टिकता में पूर्ण होते हैं। अगला पॉइंट है, यह चारे पशुओं को बहुत अधिक पसंद करते हैं या पसंद आते हैं। यह जो चारा है हरा चारा, ये जो पशु होते हैं इनको बहुत अधिक पसंद आता है। और आपको पता है हरे चारे क्या होते हैं, हरा चारा क्या होता है, स्वादिष्ट होता है और जो पौष्टिकता में वो उसमें भी पूर्ण होता है। हरा चारा है वो पशुओं के आहार को स्वादिष्ट बनाता है। अगला जो पॉइंट है, इन चारों को पशु बड़े चाव से खाते हैं, काफ़ी चाव से खाते हैं, इसलिए इसकी बर्बादी नहीं होती। हरे चारे की कोई भी बर्बादी नहीं होती। अगला पॉइंट है, इन चारों से पशुओं के आहार के लगभग सभी पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। अगला पॉइंट है सातवां, इन चारों के पशुओं को खिलाने पर आने वाला जो व्यय है, वो जो खर्चा है आपका वो कम होगा, क्योंकि इसके खिलाने पर दाना क्या हो जाता है, वो दाने की मात्रा कम कर दी जाती है। तो बेटा ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो आपको कैसी लगी, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे देख रहे हैं तो नीचे से जल्दी जाइए, नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में प्यारा प्यारा अपना कमेंट लिखिए। जो भी आपको कमेंट करना है इस वीडियो के बारे में बताइए, आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।